नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। एक ज़माने में होली क्या थी और आज होली का रंग कैसे बदल गया, होली का रंग कैसे फीका हुआ। आज बात इसको लेकर हमारे साथ इसी की बात करने के लिए चार खास शख्स मौजूद हैं। मैं आपका उनसे परिचय करा दूं, हालांकि उसके पहले आपको बता दूं, हिंदी की अगर बात की जाए तो चार ऐसे हस्ताक्षर आज हमारे साथ हैं। चारों इकट्ठा बड़े संयोग से होते हैं। ये एक होली का त्यौहार, एक अच्छा संयोग। चार वरिष्ठ हिंदी के साहित्यकार हमारे साथ। मैं सबसे पहले परिचय कराता हूँ आपका लालजी गौतम से। आप हिंदी के वो हस्ताक्षर जिन्होंने कई किताबें लिखी, कई पुस्तकें लिखी हैं और हिंदी के बारे में रेगुलर लिखा करते हैं। अभी हाल में ही इनका एक कहानी संग्रह छप कर आया है, उसकी बात भी हम बाद में करेंगे। आज केवल बात होली की। हमारे बगल में क्षिप्रा द्विवेदी जी हैं, TRS कॉलेज में हैं, बच्चों को हिंदी पढ़ाती हैं, साथ ही कविताएं और कहानियां भी लिखा करती हैं। मेरे एक और हैं विवेक द्विवेदी जी। आप भी हिंदी की कई पुस्तकों को लिख चुके हैं, कई अक्सर आलोचनाएं, कहानियां, तमाम तरीके की हिंदी को लेकर गतिविधियों में आपका रीवा शहर के लिए जाना पहचाना नाम। मेरे साथ सेवाराम त्रिपाठी जी हैं। हिंदी की बात की जाए तो रीवा में सेवाराम त्रिपाठी का नाम सबसे पहले आता है। मैं इनके बारे में परिचय देने से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, सीधे इन्हीं से सबसे पहले बात करता हूँ। हालांकि मैंने कुछ क्रम और निर्धारित किया था, लेकिन सबसे पहले एक वरिष्ठ आदमी से अगर बात की जाए, वह भी रंगों को लेकर, तो उससे बेहतर शुरुआत कुछ नहीं हो सकती। सेवाराम जी, मेरा आपसे पहला सवाल जी, जैसा कि हिंदी के आप यह चार हस्ताक्षर मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज मैं बात हिंदी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूं रंगों के त्यौहार होली की। रंगों का त्यौहार फीका कैसे हो गया, सीधा सा सवाल आपसे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, होली की यादें मुझे लगभग 1957 से हैं। तब की होली और अब की होली, तब के रंग और अब के रंग, तब की आज़ादी और अब की आज़ादी, तब का जनतंत्र और अब का जनतंत्र, तब का मनुष्य और अब का मनुष्य, इनमें बेहद फ़र्क आया है। वो सारे रंग जो हुआ करते थे, जो मूल्य हुआ करते थे, सब उखड़ पुखड़ गए हैं। ये मैं निषेध में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपसी सद्भाव, प्रेम और जीवन को जीने का तरीका और जो सादगी पहले हुआ करती थी, अब उस दौर में नहीं है। आपने जिक्र किया 57 का, जो आपको याद आ रहा है 57 जी। आज लगभग 60 साल पुरानी बात आप कर रहे हैं, हालांकि 60 साल से ज़्यादा 65 साल हो गया जी। तो ये रंगों का जो त्यौहार फीका हुआ, जिस तरीके से रंग फीकते चले, क्या वजह आप मानते हैं? एक तो समय का जो अंतराल होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को, रंगों को धो डालता है, मूल्यों को धो डालता है, मनुष्यता को धो डालता है। कहाँ कहाँ आप जाएंगे, क्या नहीं धुल गया है। हमारी पढ़ाई लिखाई धुल गई है। अब केवल विज्ञापन, क्या वो मीडिया बचा है? वो मीडिया भी नहीं है, सब मीडिया बदल गया है। तो जब इस तरह की बदलाव होना सहज स्वाभाविक होता है, लेकिन कुछ बदलाव विकासात्मक होते हैं और कुछ विकास जो बदलाव होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। कुछ बदलाव विकास को लेकर होते हैं, कुछ दूसरी तरीके के भी होते हैं। मेरे बगल में TRS कॉलेज की प्रोफेसर क्षिप्रा जी हैं। क्षिप्रा जी, जैसा कि आपने सर ने अभी कहा कि रंगों का त्यौहार धीरे धीरे वक्त के साथ फीका बदलता, हालांकि बदलाव प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति के नियम में रंगों का रंग फीका होना, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल सही है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, और बिना बदलाव के यदि हम रहेंगे तो वो भी नष्ट ही होता है। तालाब ही सड़ते हैं, नदियाँ नहीं सड़ती हैं। लेकिन उस विकास में, उस विकास की परंपरा में, उस गतिशीलता में, जब हम मूल्यों के साथ
और जो हमारी धारणाएं होती है, जो हमारी जीवन शैली होती है, उसमें जब हम ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं केवल लाभ और स्वार्थ की ओर, तब क्या होता है, नदी में जब आप प्रदूषण का जल डालते हैं तो नदी प्रदूषित होती है। तो ये हमारे संस्कारों और विचारों में विकास की और बदलाव की जो गति रही है, वो हमें धीरे धीरे मूल्यहीनता की ओर ले गई, जिसका जिक्र आपने किया भी था। लेकिन ये मूल्यहीनता आई कैसे? अगर हम बहुत पहले जाके देखें, जिस समय भक्ति आंदोलन चल रहा था, उस समय भी जिस दौर में बाज़ार का आज का ये रूप नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी बाज़ार हमारे बीच था। मेरा ऐसा मानना है या ऐसा सोचना है कि बहुत बड़ा कारण, मैं पूरा कारण नहीं कहती हूँ, लेकिन बहुत बड़ा कारण बाज़ार और बाज़ार की भूमिका है। बाज़ार और बाज़ार, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ। बाज़ार और बाज़ार की भूमिका, हाँ। बदलते दौर के साथ बहुत कुछ बदल गया। बाज़ार और बाज़ार की भूमिका, जिस तरीके से रंगों की हम बात कर रहे हैं, रंग तो बहुत तरीके के हैं, हालांकि हम लोग सांकेतिक रूप से रंग की आज बात कर रहे हैं। रंगों का जिस तरीके से आज जीवन में मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो रंगों का फीका पड़ गया। तो ये जो आपने जिस तरीके से बाज़ार की बात की, साथ ही रंगों की बात की, तो आज के परिवेश में आज आपको क्या लगता है कि हम ऐसा क्या करें, किस तरीके के उदाहरण लोगों के बीच में होने चाहिए कि वो वापस हम वहाँ पर लौट सकें जहाँ से हम जा चुके हैं, हमारा सब कुछ छिन गया। यादों की बात हो रही थी। मैं आज अपने गांव के आसपास ही हूँ। मैं जाना चाह रहा था, हम जिस पेशे से जुड़े हुए हैं आज अवकाश नहीं था, नहीं जा पाए, तो मैं वहीं हूँ। जब होली सस्ती थी, जलती थी, फाग के दिन जिसको धुलेरी बोलते हैं, हमारे गांव में एक बेल का पेड़, पीपल और देवी माई का चबूतरा है, वहाँ जाते थे ढोल मजीरे लेके। मैं ढोल बजाना नहीं जानता था तो मैं घंटी लिए रहता था। तो हम लोग फगुआ गाते थे। अगर उन अनुमति हो तो एक दो पंक्ति गुजरा। इसीलिए माइक आपको दिया जी जी जी। अरे लई लई हैं हरि का नाम, पहले देवी शारदा गाय ले हैं, हाँ हाँ देवी शारदा गाय ले हैं। उसके बाद हम भाईचारे के लिए घरों में जाते थे गांव के, तो वहाँ फिर मस्ती शुरू हो जाती थी। तो हमसे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे तो हमको कहा करते थे कान में कि ए बाला फगुआ गाओ, एक लाइन गा दो, आगे हम लोग संभाल लेंगे। तो एक फाग की एक लाइन, हमरे परोसे बसिकई भौजऊ कभऊ न बोलिऊ हंसिकई, हाँ हाँ कभऊ न बोलिऊ हंसिकई। इस तरह से मैं अपने बचपन के फाग और आज शहर में मनाए जाने वाले फाग को याद करता हूँ। निश्चित रूप से हम लोग संभावनावादी हैं, हम नहीं मानते कि ये रंग फीका ही रहेगा। जो साहित्यकार हैं और सजग समाज के सजग लोग हैं, आप सब हैं, रंग भरेंगे, क्योंकि एक रंग की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। हमारे अगर हम शास्त्र की बात करें तो उसमें 7 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं और 7 रंगों का विधान है। सूर्य भी एक रंगी प्रकाश नहीं देता, सतरंगी देता है। तो उस सतरंगी प्रकाश का हम स्वागत करेंगे और आप हम सब घुल मिल के रहेंगे, हम निराश नहीं होते। स्वयं प्रकाश की एक कहानी है, सूरज निकलेगा, तो हम मानते हैं सूरज निकलेगा, सतरंगी प्रकाश फिर आएगा। धन्यवाद। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में रंग फीके पड़ते ही नहीं हैं। साहित्यकारों ने साफ तौर से ये कहा कि हमारे देश में रंग फीके ही नहीं पड़ते, हमारे मूल्यों में गिरावट है। उन गिरावट को अगर हमने दूर कर दिया तो ये वो दिन दूर नहीं जो किसी ज़माने में हमारे देश के लिए कहा जाता था सोने की चिड़िया। अर्थ बिना सब व्यर्थ, ये बात अपने आप में बेमानी हो जाएगी। बस हमें अपने उन मूल्यों को फिर से सहेज के रखना है, उन रंगों को फिर से सहेज के रखना है जो पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत।
नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। 4 साहित्यकार आज हमारे बीच हैं। होली का त्यौहार है। ऐसे में साहित्यकारों की होली हम आप तक ना पहुंचाएं तो उस होली का मतलब ही नहीं निकलेगा। 4 वरिष्ठ साहित्यकार, मैं बगैर किसी भूमिका के सीधे सेवाराम जी के पास चलता हूँ। साहित्य की नज़र से होली किस तरीके से होगी, चाहे वो कविता के रूप में हो, कहानी के रूप में हो, या किस तरीके से रूप में, ये मैं उन्हीं पर सौंपता हूँ। और अपने दर्शकों को, रीवा के दर्शकों को, या हमें जो टीवी में इस समय देख पा रहे हैं, उनको आप ये बताइए कि होली किस तरीके से आपकी होगी। एक तो पहले मैं ये बता दूं कि साहित्यकार कोई अलग तरह का जीव नहीं होता है। वो इसी समाज से बनता है। जैसे महिलाएं अच्छा खाना बनाती हैं, या कोई धोबी अच्छे प्रेस करता है या कपड़े बनाता है, काम अलग अलग हैं। ये तो केवल हमने काम निर्धारित किए हैं। तो साहित्यकार कोई अलग से चीज़ नहीं है, उसको हम टापू न बनाएं, मुझे लगता है। तो इस दौर में या उस दौर में भी तब राजनीति जरा थोड़ी सी होती थी, अब थोड़ा ज़्यादा हो गई है। अब उसका प्रभाव जो है, छुआछूत पहले भी था और अब तो क्या कहना है। अब मन भेद नहीं है, मत भेद नहीं है, पता नहीं कौन कौन से भेद हैं। तो मुझे याद आता है कि साहित्य की नज़र से उसे देखें। नज़ीर अकबराबादी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एक मुसलमान कवि होली का जैसा अद्भुत वर्णन करता है, मुझे हिंदी साहित्य में और किसी और दुनिया के साहित्य में उस तरह की होली दिखाई नहीं पड़ती है। देव बहार है होली की। और कृष्ण कन्हैया का बचपन भी वो याद करता है। तो मुझे तो वहाँ स्मरण है। किस तरीके से याद करता है, यही तो बताइए हमारे दर्शकों को। वो ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म का भले त्यौहार हो होली, लेकिन वो उसको याद करता है, उसको विस्तार से देखता है और उसकी बहारों को मानता है। तो एक रंग वो था। इसके बाद किन लोगों ने, साहित्यकारों ने कहानियों में, कविताओं में, उपन्यास में, निबंध में कहाँ कहाँ उसका वर्णन किया है, ये एक देखने वाली बात है। हाजी अरशद द्विवेदी की निबंध देखी, बसंत आ गया है, तो एक रंग वो भी है। और रंग जवानी की मुद्राएं भी आ गया। तो रंग जो होते हैं वो रंग तो होते हैं, रंग वही हैं, लेकिन उनके निहितार्थ अलग होते हैं। आज उस होली का निहितार्थ बदल गया है, प्रदर्शन ज़्यादा हो गया है। बसंत की बयार में लो बसंत आ गया। इसके बाद मैं कुछ बोलूं ज़्यादा बेहतर है, मैम ही कुछ बोलें। बिल्कुल सही कहा। तन मन सबको रंग, रंग माने प्यार का रंग, रंग माने मौज मस्ती, अंदर के गम को, दुख के दर्द को, दुख दर्द को भुलाकर लोगों के बीच उत्साह से जीने का पल, रंगों का उत्सव होली, जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो सेवाराम जी ने नज़ीर अकबराबादी का जिक्र किया। उनका जो छंद है वो यहीं से शुरू होता है, जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की। और इसके बाद वो पूरा एक, इतनी सुंदर पंक्तियां हैं, मुझे पूरी स्मरण नहीं है, इसलिए मैं उसका तोड़ करके पढ़ूंगी तो मज़ा नहीं आएगा, क्रम नहीं बनेगा। लेकिन अपने आप में ही ये लाइन सोचिए, जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की। और इतनी तेज़ गति से ये गीत, मैंने इसको आगरा बाजार नाटक में इसको गाते, लोक कलाकारों को गाते और नाचते सुना था। तब से ये गीत मन में समाया था। फिर इसको पढ़ा, समझा, और एक ऐसा राग बना उस चीज़ के साथ कि 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में भी होली के प्रति इतना राग रंग था, इतना सब कुछ था। रीतिकाल में आते हैं तो वो नायक नायिका के विशेष प्रेम में रह जाता है, लेकिन होली अगर अकेले है कोई तो कितनी पीड़ादायक होगी। मीरा कहती है, कुन संग खेलूं होली, पिया मोहे तज गए हैं अकेली। माने अकेलापन होली का दुश्मन है। आप जब तक किसी से मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, आप रंगों में डूबेंगे नहीं, तब तक होली नहीं होगी। आज की होली में जो गीत हैं, जो चीज़ें, जो साहित्य के रूप में अगर आप बात करते हो, जो बातें आ रही हैं, मैं तो उससे, निराला जी जैसे उनकी है, बहुत अच्छी कविता है, क्या है,
अभी मैं पढ़ भी रही थी, आज उसको पढ़ भी रही थी निराला की कविता को, चूँकि निराला मेरे प्रिय कवि, मैं तो अक्सर उनको पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। उन्होंने लिखा, भारतेंदु जी का एक छंद आज मुझे मिला, मैं उसका थोड़ा सा वाचन करना चाहती हूँ। गले मुझको लगा ले ऐ मेरे दिलदार होली में, गले मुझको लगा ले ऐ मेरे दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी भी तो ऐ मेरे यार होली पे। नहीं ये है गुलाल है सुर्ख उड़ता हर जगह प्यारे, ये आशिक की है उमड़ी आतिशबार होली में। गुलाबी गाल पर कुछ रंग मुझको भी जमाने दो, मनाने दो मुझे भी जाने मन त्योहार होली में। रसा अगर जाम मैं गैरों को देते हो तो मुझको भी नशीली आंखें दिखलाकर करो सराबोर होली में। मतलब तो होली वास्तव में आपको सब कुछ भुला करके रंगों में डूब जाने के लिए बाध्य कर दे। ये रंग क्या है? रंग बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये रिश्तों के रंग है, प्रेम के रंग है, मिठास के रंग है, मौसम का रंग, मौसम की मिठास और हमारे रिश्तों की मिठास, इनको जोड़ने का रंग है होली। भाई साहब ने कहा, शिवाराम जी ने, कि रंग फीके पड़ गए। दरअसल फीके रंग, सही बात है कि रंग जो फीके पड़े हैं, कुछ तो बाज़ार की वजह से फीके पड़े ही हैं, डुप्लीकेट रंग आते हैं। आप एक रंग लगाएंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी, दाने पड़ जाएंगे, आपको चर्म रोग हो जाएगा, दूसरा रंग लगाएंगे और छूट जाएगा। यही प्रतीक है बाज़ार का होली में प्रवेश कर जाने के साथ इन रिश्तों, इन राग रंगों के टूटने का और फीके पड़ने का। साहित्य इन्हीं की चर्चा करता है। साहित्य इन्हीं की चर्चा करता है जो बाजार की वजह से रंगों को फीका करते हैं। विवेक जी, जिस तरीके से रंगों के फीकेपन की बात हो रही है, हालांकि वो रंग हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन महसूस जरूर होते हैं कि रंग फीके हो गए हमारे। धन्यवाद जावेद भाई। मैंने शुरू से कहा कि मुझे कभी रंग फीके नज़र नहीं आते। दरअसल रंग एक प्रतीक है, और जिस समाज में हम रह रहे हैं बहुत चीज़ें फीकी पड़ती फिर ताज़ी हो जाती हैं। ये रिश्ते आप समाज में कैसे बना रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। हमारे साहित्यकारों ने, आज ये जो डिबेट हो रहा है वो दरअसल साहित्यकारों को बीच में रख के किया जा रहा है। कई साहित्यकारों ने बहुत कुछ लिखा है। मैं कैसे महसूस करता हूँ बताता हूँ। मेरी जो जवानी थी उस वक्त मैं अपने भौजाइयों को ढूंढा करता था उनके गाल में रंग लगाने के लिए। कई साथी मुझे ढूंढा करते थे। जब मैं कॉलेज पढ़ता था कई लड़कियां, हम लोग साथ में फंक्शन करते हुए लड़कियां आके हम लोगों को सराबोर कर देती, हमें मौका लगता था हम भी करते थे। बड़ी मस्ती का त्यौहार है भाई होली, बहुत मस्ती का त्यौहार है। ये जवानी का त्यौहार है, बुढ़ापे का त्यौहार नहीं है। जब आदमी बुढ़ापा आ जाता है तब होली उसके समझ में नहीं आती होली है क्या। एक बात नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने का अवसर दिया गया है, मैं कह रहा हूँ अपनी बात है। दरअसल क्या है, सब कुछ निर्भर करता है मन के उमंग में, दिल के उमंग में, आप कैसा अंदर महसूस करते हैं। या जावेद भाई, हिंदुस्तान में तीन त्यौहार सरमान त्यौहार हैं, होली, दिवाली, ईद। अक्सर आप देखेंगे कि इन त्योहारों में, मैं उन रिजिड, वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद ईद में कई बार खुशियाँ मनाता हूँ, आज मनाता हूँ। दीपावली में मेरे साथ कई मुस्लिम साथी रहे हैं जो दीपावली मनाए हैं, होली खूब खेले हैं। काहे को रंग फीका पड़ रहा है? हमारी सोच में रंग फीका पड़ रहा है। जब मैंने पहली बार एक बात आपसे कही है कि जो बाजार है, जो अर्थ है, अर्थ ने हमारे समीकरण को बिगाड़ दिया है। संगीत में भाई 7 स्वर होते हैं, और 7 स्वर दुनिया में कोई भी संगीतकार 7वें के अलावा कोई स्वर नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन हिंदुस्तान कहता 7 नहीं, एक 8वां स्वर होता अर्थ। अर्थ का जो स्वर है वो सबको प्रभावित कर देता है। तो अगर फीकापन कहीं आ रहा है हमारे रिश्तों में, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी कुछ देर पहले आप कह रही थी कि स्टेटस के अनुसार शादियाँ हो रही हैं, स्टेटस के अनुसार ये हो रहा है, बिल्कुल सच है। मूल बदले हैं, समय परिवर्तनशील है, हमारे कई मूल बदले हैं। अरे मूल तो यहाँ तक बदले हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर बेटा डिप्टी कलेक्टर हो गया है, बाप उसका जूता गांठ रहा है, तो बाप को कह देता ये बाप नहीं मेरे गांव का है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कईयों को मैंने देखा है, हमारे उच्च वर्ण में जो लोग हैं उनको मैंने देखा है कि अगर थोड़ा सा परिवर्तन आया है तो सब भाई साहब ज़िंदगी भर की दोस्ती मिलते हैं तो रास्ता निकलते आगे बढ़ जाते हैं।
ये तो मूल बदले हैं ना। क्यों नहीं बदले हैं? क्यों? इसलिए बदले हैं कि बाजार बदला है, समाज बदला है, दुनिया बदली है, हमारी सोच बदली है। लेकिन एक चीज़ मान ले जावेद भाई, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो इसकी अस्मिता है, जो इसकी सोच है, इसके सोच की जो तासीर है वो कभी नहीं बदलेगी, न बदली है, क्योंकि हमारी जो सहिष्णुता ही हमारी संस्कृति है। या मान चलिए, हिंदुस्तान जैसा देश दुनिया में देश ही नहीं है जो पराये दर्द को भी अपना दर्द समझता है। हम इन चंद फिरकापरस्ती लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हिंदू, जो मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मूल बात कर रहा हूँ। कभी नहीं भेद है, कभी नहीं। ईद होती है हम मनाते हैं, दिवाली होती है हम मनाते हैं, क्रिश्चियन के जो बड़ा दिन होता है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गाँव में नहीं है क्रिश्चियन, लेकिन गांव में मुसलमान हैं, गांव में हिंदू हैं, हम उनको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। अर्थ बिना सब व्यर्थ। तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके के उदाहरण हैं। हमारे साथ लाल जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक साहित्यकार, हालांकि सेवाराम जी कह रहे थे साहित्यकार शब्द हमारे ऊपर ना इस्तेमाल किया जाए, हमें टापू ना बनाया जाए, लेकिन आज हम हिंदी के रीवा शहर के वरिष्ठ हस्ताक्षर से बात कर रहे हैं, इसलिए ये संबोधन बहुत ज़रूरी है। जावेद भाई, ये टॉपिक बहुत गंभीर था और इस पर परिचर्चा कराने के लिए आपको बधाई। जैसा कि प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि साहित्यकार कोई अलग किस्म का जीव नहीं होता, हम लोगों के हृदय में भी सामान्य माप का फेफड़ा होता है, उसी तरह सांस लेते हैं, उसी तरह सोचते हैं, थोड़ा संवेदनशील ज़्यादा होते हैं। तो मैंने जिक्र किया था ना फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम का, कि साहित्यकार हीरा मन की तरह प्रसन्न भी हो जाता है जल्दी और दुख भी महसूस करता है। इस परिचर्चा ने बड़ा आकार ले लिया, होना भी चाहिए। अभी प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहे थे कि होली निम्न वर्ण का त्यौहार है। मैं जिस अंचल और जिस गांव से आता हूं ऐसा नहीं महसूस किया, क्योंकि हमारे एक भाई भी फाग गाते थे और निम्न वर्णी लोगों के साथ भी बैठते थे और उनके घर भी जाते थे। तो ये अनुभव मुझे अकादमिक रूप से हुआ कि ये त्यौहार किसका है। नहीं तो हम होली के 15 दिन पहले से बहुत उत्साहित रहते थे कि उस दिन सुहारी बनेगी हमारे घर में। हमारे गांवों में पहले हमारे बचपन में रोज़ सब्जी सुहारी नहीं बनती थी, तो हम 15 दिन से इंतज़ार करते थे और बसंत पंचमी से हमारे यहाँ फाग शुरू हो जाया करता था। सब लोग फाग गाते थे, शाम को आते थे खेत खलिहान से। उस समय नौकरी पेशा लोग कम थे और हमारे गांवों से जाने वाले मुंबई में भैया लोगों की कमी थी उस समय, क्योंकि खेती से गुजारा हो जाता था। खेती से पलायन हुआ, लोग शहर गए। जावेद भाई बोल रहे थे गांव और शहर की होली में क्या अंतर है। मैं सन 1983 में कक्षा 9वीं में अपने शिक्षण के लिए रीवा आया। ये रीवा शहर उस समय मुझे कस्बा जैसा लगता था और शहर बनने को आतुर था। तो यहाँ मैंने नहीं देखा कि लोग बैठ कर के फाग गाएं। तब मुझे प्रोफेसर त्रिपाठी की परिभाषा तर्कसंगत लगती है, क्योंकि शहर में ज़्यादातर अभिजात वर्ग था। ये लोग यहाँ फाग नहीं गाई जाती थी। एक दो होली, जब होली पर परीक्षाएं फंस गईं 10वीं 11वीं की, तब मैं गांव नहीं जा पाया। तो वो 2-3 दिन मैंने अपनी ज़िंदगी से काट दिए थे कि हम जिए ही नहीं, क्योंकि गांव की जो होली थी वो अंदाज, क्या कहें साहब, उसको बसंत बहार कहा गया है ना। आदमी
जागृत होता है, ऋतुओं के राजा का स्वागत करता है। अब तो आप संस्कृत कहें या महंगाई की मार कहें, निश्चित रूप से गिरावट है ही। शिप्रा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी इस परिचर्चा को आगे ले जाने के लिए कि कोई लड़की किससे शादी करना चाहती, किससे नहीं। तो इनको थोड़ा सा और पीछे जाना चाहिए। नदिया के पार फिल्म और हम आपके हैं कौन, इन दोनों का जिक्र ज़रूर होना चाहिए। नदिया के पार फिल्म जब आती है तो सहज सहज हंसते हंसते शादी बैठ जाती है, और हम आपके हैं कौन की जो शादी है रुला देती है साहब। मध्यम वर्गीय व्यक्ति को तो तोड़ देती है। एक व्यक्ति अगर तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है तो उसकी 75% ऊर्जा एक लड़की की शादी में लग जाती है, 25% कहीं और। तो फिल्मों का, अभी हमारे पहले जो वक्ताओं ने बात कही है अपसंस्कृत की, हम यहाँ युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। ये फिल्मों का जो माड़ आया, चावल में माड़ नहीं होता, ये जो फिल्मों का माड़ आया इससे बचना होगा। हम आपके हैं कौन देखने के पहले नदिया के पार कई बार देखनी होगी। और मैं अपने पहले कही गई बात पे जाना चाहता हूँ कि ये मात्र होली, मात्र फाग नहीं, लोक कलाओं पर संकट है। मैं आपको ले चलता हूँ फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में। हीरामन किस उत्साह से गायिका कहें या नित्यांगना हीराबाई को ले जाता है अपने गांव, और पूरा गांव उत्साहित रहता है। वो होली का वसंत की ऋतु नहीं थी, किंतु हम टीवी पर जो फिल्म आई थी उसकी टीवी पर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है वसंत है साहब। वही हीराबाई, वो पूरा बाजार सस्ता है उस गांव में, वही हीराबाई जब ट्रेन की सवारी करती है तो हीरामन कहता है अपने बैलों को संबोधित करते हुए कि कसम खा कि अब कंपनी की औरत को कभी नहीं बैठाएगा। ये साहब बाजार का स्वागत और बाजार से मोह भंग हम लोगों ने बगैर जाने समझे 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बाजार का स्वागत किया। अब हमारा बाजार से मोह भंग हो गया है। अब हम महंगाई की मार झेल रहे हैं। अब हम अब संस्कृत का दंश भी झेल रहे हैं। मेरी मान्यता थोड़ी आप सबसे हटकर है। भारत में जितने त्यौहार मनाए जाते हैं वो सारे त्यौहार आज भी उसी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमें समझना होगा कि जहाँ रंग फीका है क्यों फीका हो रहा है। आज भी होली गांव में उसी अंदाज से मनाई जाती है, लेकिन बदलते दौर में आर्थिक संकट से लोग घिर गए हैं। गांव का जो युवा वर्ग था, गांव में जो अच्छे अच्छे ढोलक वादक थे, जो बहुत बढ़िया फाग गाया करते थे, उनके सामने पलायन की स्थिति पैदा हो गई। गांव छोड़ के शहरों में आ गए। शहर में रहने के लिए घर नहीं हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो कहाँ से वो ये सब खुशियाँ मना पाएंगे। रंग कभी फीका नहीं पड़ता। रंग का जो रंग है रंग वही रहेगा। रंग जैसा था वैसा आज भी है। रही बात शराब की, रही बात नशे की, तो एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है तब से शराब है, तब से नशा है, तब से नशेड़ी हैं। अच्छे लोग बुरे लोग इस समाज में शुरू से रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन हमको करना है कि हम किस तरह की ज़िंदगी को जीना पसंद कर रहे हैं। सवाल यहीं से शुरू होता है। ले रहिए आप, उस पर ले रहिए। सवाल यहीं से शुरू होता है। हाँ। जैसा कि यहाँ पर भी तमाम लोगों से मेरी बात हुई जी, सबने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जी, लेकिन इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि आज के दौर में शराब त्योहारों पर एक खास तरीके का ही माना जाता है। इसके बगैर कोई त्योहार नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ जावेद जी। एक चीज़ मान के चलिए, सिर्फ होली नहीं, हिंदुस्तान में जितने त्यौहार मनाए जाते, किसी भी धर्म के मनाए जाते हैं, हर धर्म के लोग, हर समाज में लोग ऐसे हो चुके हैं कि बिना नशा उनको चैन नहीं है। आज जितने अपराध हो रहे हैं समाज में शराब की वजह से हो रहे हैं।
जितने अपराध हो रहे हैं चरस गांजा के विशेष हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन और कानून अपनी जगह पे है। तो क्या आप मानते हैं कि एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे रंग जो हैं वो फीके पड़ रहे हैं, इसी शायद एक कारण रंग भी? कभी फीका नहीं पड़ता। आप प्रतीकात्मक रूप से रंग को फीका कर दें, रंग अपनी जगह में। होली जब भी आती है उत्साह वही रहता है, लेकिन जावेद भाई दिवाली जब भी आती है लोगों में उत्साह वही होता है। आप देखें हिंदुस्तान में आज भी एक वर्ग इतनी गरीबी से जूझ रहा है, हर जात में, हर धर्म में, जिसके पास खाने के लिए नहीं है। ईद में कपड़ा सिला पाता है? किस मुश्किल सिलाता है। होली में पहले कितने व्यंजन बना करते थे, महंगाई ने इतना मार दिया है कि अगर किसी ने आधा किलो खोवा खरीद लिया, 1 किलो खोवा के गुझिया बना लिया। पहले 56 प्रकार के व्यंजन बना करते थे गाँव में, हर गरीब घर में लोग एक दूसरे सहयोग किया करते थे। तो रंग फीका नहीं हुआ है, फीका कर दिया हमारे महंगाई ने। फीका कर दिया हमारी महंगाई ने, रंग फीके नहीं हुए। महंगाई की वजह से आज एक फीकापन आ गया है। सेवाराम जी, जैसा कि यहाँ पर तमाम तरीके के जो भी विशेषज्ञ आज हमारे साथ साहित्य के एक्सपर्ट मौजूद हैं, साफ तौर से किसी के अलग अलग बातें, लेकिन सबका ये मानना तो है कि हमारे मूल्यों में, सामाजिक मूल्यों में कहीं ना कहीं कुछ गिरावट है, और उस गिरावट का परिणाम ये है जो आज हम जिसको इस तरीके की चर्चा करने के लिए विवश हुए हैं। क्या आप क्या सोचते हैं? अभी तीनों लोगों की मैंने बातें सुनी। आश्चर्य है कि जो मूल्य बदल रहे हैं, जो संस्कृति के स्थान पर अब संस्कृति आ रही है, उसमें केवल बाजार की भूमिका नहीं है, उसमें हमारे आचरण की भूमिका है, हमारी नैतिकताओं की भूमिका है, हमारी मूल्यों की भूमिका है। मैं इसको इस रूप में कहूँ कि बहते बहते हम कहाँ आ गए, चलते चलते हम कहाँ आ गए, और सहते सहते हम कहाँ आ गए। उस 57 से जो मैं होली को याद कर रहा हूँ, दरअसल ये हिंदुओं का त्यौहार तो है, लेकिन इस त्यौहार ने सभी वर्गों, वर्णों, धर्मों और जातियों को एक कर दिया था। अब इधर कई वर्षों से उसके रंग फीके पड़ रहे हैं, और आपस में मतभेद नहीं है, मतभेद पहले भी होते थे, मतभेद भी होते थे, लेकिन हृदय भेद नहीं होते थे। ये हृदय भेद आया है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। होली, जहाँ तक मैं मानता हूँ, होली हमारे यहाँ शूद्र वर्णों का त्यौहार है। बड़े वर्गों के यहाँ, खासकर ब्राह्मणों के यहाँ, क्षत्रियों के यहाँ, वैश्यों के यहाँ विधवाएँ होती हैं, यहाँ कोई विधवा नहीं होता। शूद्रों के यहाँ आप 100 बार उसको, वो विधवा बन जाएगी, उसको सधवा कर देंगे। मैं राम बख्शी की एक आत्मकथा पढ़ रहा था, तो इसमें ये है, क्योंकि वहाँ इसका कोई ढकोसला नहीं है। जो ढकोसले हमारे समाज में इतर वर्गों पर आए हैं, वो वहाँ नहीं है। यहाँ तो हम चीज़ों को छिपाते हैं, वहाँ सब ओपन है। और अब क्या ओपन नहीं है? आप सच बोल नहीं सकते, झूठ पर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। मूल्यहीन, हम मूल्यहीनता की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो आप चर्चा करें कि होली में क्या होता था, तब होली कैसी थी, और अब की होली ज़मीन आसमान का। होली ज़मीन आसमान का अंतर है। सेवाराम जी कह रहे हैं कि होली में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले मूल्यों में बहुत कमी आई है। अब सवाल यही पैदा होता है कि मूल्यों में कमी तो आ गई, और आज का जो परिवेश है, जो भी आज के सामाजिक परिवेश है, उस परिवेश में उन मूल्यों की कमी को हम कैसे दूर करें। अब तो सवाल यहाँ से इस तरीके की बातचीत हमको करनी पड़ेगी, किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो रंग फीके कल पड़ रहे थे, आज वो रंग एक बार फिर खिल के निकल आ जाए। जब मूल्यों का अवमूल्यन होता है, जैसा कहा गया कि बाज़ार की भूमिका को, मतलब मेरा कहना है बाज़ार की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये भूमिका हमारे रिश्तों में आ घुसी है। और रिश्तों में किस रूप में आ घुसी है कि आप देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, करवा चौथ का विज्ञापन आता है, या इस तरह के विज्ञापन आते हैं कि वो कौन से उसका लाके डायमंड की ज्वेलरी उसको देता है गहना, और वो पत्नी खुश हो जाती है और प्यार करने लगती है। तो प्यार की परिभाषा को हमने पैसे और बाजार से जोड़ा है,
चुनौती हमारे सामने ये है कि हम उन मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करें। आज कोई भी लड़की किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती या उसको प्यार नहीं कर सकती जिसके जेब में पैसा ना हो। लड़के अच्छी, सुंदर, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, समझ, सुंदर मेरा मतलब केवल चेहरे से नहीं, मन से भी सुंदर, उससे शादी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका स्टेटस नहीं है। तो ये पहले भी थी ये चीज़ें, आज भी हैं, आज थोड़ी विकृत रूप में आ गई हैं और इस विकृत रूप से निपटने के लिए अलग अलग रास्ते बहुतों ने अपनाए हैं सॉरी, और उन रास्तों पर चल रहे हैं जिससे जिन मूल्यों के अवमूल्यन से हम लोग परेशान हैं वो और नए रूप में, गिरावट के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, एक लिव इन के रूप में सामने आ रहा है। तो ये युवा वर्ग के रिश्तों के बीच की बात है। पहले एक सामाजिक दबाव होता था, जो सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव जो ख़त्म हुआ, और ख़ासतौर से मध्य वर्ग के बीच, क्योंकि मूल्यों को ढोने वाला वही वर्ग था, मध्य वर्ग, जिसकी बात अभी शिवाराम जी ने भी की कि शूद्र वर्ग का त्यौहार है होली। शूद्र वर्ग का त्यौहार होली कहने का मतलब ये तो सिद्ध है कि होली वही खेल सकता है जो फाके में भी जी सकता है, हर हाल में मस्त रह सकता है। मीरा जो लिखती हैं कि करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना चाहिए। जो हर हाल में मगन रह सकता है वही होली खेल सकता है। संभ्रांत वर्ग हमेशा से अपनी संभ्रांतता में ऐसा फंसा था कि वो होली के त्यौहार के साथ ही अभिजात्य के कारण दूरियां बनाता था, और दूरी न पाट पाने के कारण जो अवमूल्यन हुआ उसको बचाने की कोशिश हम केवल इस रूप में कर सकते हैं, या करने की कोशिश करें कि त्योहारों को रिश्तों से जोड़े, ना कि पैसे से जोड़े। त्योहारों के बीच एक दूसरे के साथ मिलने जुलने, केवल परिवार ही नहीं, सामाजिक रूप से भी। पहले मैं एक घटना का उल्लेख आपके सामने करना चाहती हूँ। इलाहाबाद में 2 दिन होली होती है, एक कल होगी जैसे, और एक धुरेड़ी करके परसों खेली जाएगी। हिंदू मुस्लिम का माहौल वहाँ हमेशा रहता है, मुझे धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, पर मैं इसलिए यहाँ विशेष रूप से कर रही हूँ कि बहुत इनडिसिप्लिन शहर है इलाहाबाद, और बहुत डिसिप्लिन है, बहुत अनुशासित है। वहाँ सायरन बजता है 1 बजे के आसपास, 1:30 की। उसके बाद कोई किसी के साथ रंग नहीं खेल सकता। उसके बाद अगर आपकी इच्छा के विपरीत हमने डाला, और यदि इस एक धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म पे डाला, तो दंगे भी हो सकते हैं, और वो साजिशन किए जाते हैं। होली के लिए जो ड्रम होते हैं वो सड़कों पे रखे रहते हैं रंगों से भरे, और जी भर के होली खेलते हैं, और कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, न कहता है कि तुमने रंग क्यों डाला। तो भाईचारा, अनुशासन और अनुशासनहीनता दोनों का उदाहरण हमको वहाँ मिलता है। तो इससे एक चीज़ तो हम सीख सकते हैं कि यदि हम चाहें अपने बीच की सारी दूरियों को मिटा के धार्मिक और ये सांप्रदायिक सौहार्द लाने के साथ साथ, क्योंकि वहाँ मुस्लिम भी होली खेलते हैं और हिंदू भी खेलते हैं, चौक और ये सब मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ सब है बराबर, और कभी कोई दंगा नहीं होता, कभी कोई लड़ाई नहीं होती। तो होली जोड़ती है, हमें उन चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं। होली जोड़ती है, सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा उदाहरण। एक ऐसी जगह जहाँ पर आके धर्म खत्म हो जाता है, धर्म भी रंगों में भीग जाता है। रंगों में भीगने के बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सा व्यक्ति किस धर्म का है। ये है होली की सबसे बड़ी परिभाषा। हमारे साथ लाल जी भी मौजूद हैं, लगातार वो बात कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं। मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है, गांव से जब हम शहर की तरफ आते हैं तो दोनों गांव और शहर की होली में आज के दौर में वो क्या अंतर देखते हैं, और उस अंतर को वो किस तरीके से ये चाहेंगे कि और बेहतर हो, बेहतर तरीके से होली मनाई जाए। दौर में है जो चीज़ बिकती है वही चलती है। बाज़ार को जिससे मुनाफा होगा वो त्यौहार आपके चलेंगे। बाज़ार को जिससे वो अपनी पूंजी का जो निवेश कर रहा है उससे 10 गुना लाभ ले सकता है, उन्हीं चीज़ों को वो जीवित रखेगा। होली मिल और प्रदर्शन का त्यौहार नहीं है, बाज़ार प्रदर्शन का है। दीपावली चलेगी क्योंकि प्रदर्शन की है। गरीब आदमी चाइनीज़ खिलौनों से या चाइनीज़ बिजली के और इन सारी चीज़ों से अपने को दिखा देगा, और रईस आदमी दूसरे तरीके से दिखाएगा। तो लेकिन जो रंगों का त्यौहार है, ये रंग जैसा आपने भी कहा और हम सब कहते हैं कि होली तो प्रतीक ही मिलन का था, चाहे वो राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में हो, चाहे
परिवार के एक दूसरे के रिश्ते नातों के बीच मिलने का हो। घर में हमें याद है बचपन की होली का कि नंद भौजाई भी खेलती थी होली, देवर भाभी भी खेलते थे, सरहज नंदोई भी होली खेलते थे। उस पर दिया जाता था कुछ, अगर सरहज जो है रंग डाल दे नंदोई पे या नंदोई डाल दे सरहज पे तो देते थे वो लोग कि हमने जो दिया है इसके बदले दिया जाएगा। तो ये हमारे जीवन के रिश्तों को बांधने के मूल्य थे। जीवन के और मैं भी अब आपके पास दोबारा आऊँगा। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही। वो दौर था, उस दौर में पूरा परिवार होली के मौक़ों पर ही ख़ास तौर से इकट्ठा होता था, जब घूंघट प्रथा भी बहुत ज़्यादा थी। पूरे रिश्ते नाते उस दिन होली के दिन रंगों के बीच में ख़त्म हो जाते थे। रंगों के साथ नए तरीके से लोगों का जीवन प्रारंभ होता था। उन रंगों में सब कुछ खत्म हो जाता था। नए सिरे से हम एक तरीके से फिर से पूरे परिवार को अपने ज़िंदा कर देते। हमारे साथ लाल जी भी हैं, आप कहानीकार हैं। मेरा उनसे सीधा सा सवाल है, जिस तरीके से अभी चिप्रा मैडम कह रही थी कि पूरे परिवार को बांध के रखने का त्यौहार है। एक साल में ऐसा दिन आता था कि हम अपने पूरे परिवार को उस एक ऐसे धागे से बांध देते थे, अदृश्य होता था, दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरे तरीके से इकट्ठा हो जाता था। आज वो धागा कहाँ गया? जैसा कि शिप्रा जी ने कहा कि ये त्यौहार मिलन का त्यौहार है। इस त्यौहार के दिन गांठें खुलती थीं, बंधती नहीं थीं। भाईचारा बढ़ता था, आपस के संशय दूर होते थे। इसके इतर मैं इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। गुरुजी ने सन 57 की याद की। मुझे भी सन 80 से होली कैसे मनाई जाती थी, फाग कैसे होता था, वो सब याद आ रहा है। बचपन की यादें जल्दी नहीं विस्मृत होती। हम पहले गांवों में इकट्ठा होते थे, ढोलक हारमोनियम सब बजती थी और नहीं देखा जाता था कौन कहाँ से आया, कौन किस वर्ग का है। एक दूसरे के घर जाते थे, गुलाल वगैरह तो लगता था, फाग होता था। अभी प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा था रंगों का टूटता जादू, उसे मैं लोक कलाओं के नष्ट होने के अंदेशे से देख रहा हूँ। ये जो जादू टूट रहा है मात्र होली या फाग नहीं। आप देखें पहले गांवों में नौटंकी हुआ करती थी। सन 1990 के बाद नौटंकी का वजूद नहीं रहा। जब से आपके टीवी सीरियल में महाभारत और रामायण प्रसारित हुए, रामलीलाएँ बंद हो गईं, उससे नई नई प्रतिभाएं निखरती थीं। जो व्यक्ति, जो किशोर राम का अभिनय करता था, उसमें दूसरे किस्म के गुण अवतरित होते थे। हम लोगों ने बचपन में देखा है, महसूस किया है, और वो आगे चल के अच्छा गायक बनता था। मैं गांव की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। आज तो सब कुछ केंद्रित हो गया है। फिल्म आई, फिल्म में जो नायक लोकप्रिय हुआ बस वही पूरे देश में छा गया। पहले हर गांव में एक नायक होता था, एक युवक अच्छा गाया करता था। हमारे स्कूल में हमारे अनेक सहपाठी, मुझे प्रकृति ने गायन क्षमता नहीं दी, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लिखता हूँ और पढ़ता हूँ, वो आवाज़ मेरे पास नहीं है, किंतु मेरे कई सहपाठी बहुत अच्छा गाया करते थे। स्वतंत्रता दिवस पे जो कार्यक्रम होते थे अथवा रामलीला में इतना अच्छा गाते थे। अभी मुझे कई पंक्तियाँ उनकी याद हैं। अब वो कहाँ गई ढोलक, कहाँ गया फाग? संयोग से मैं पिछले साल अपने गांव में ही था, बड़े उत्साह से गया था। 4-5 साल बाद गया था मैं गांव जाया करता हूं। तो होलिका दहन पे गया तो वो भव्यता गायब थी। सादगी में बड़ी भव्यता हुआ करती थी, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे। हमने होलिका दहन में आवारा भीड़ के खतरे देखा। 90% हमारे युवा और किशोर कुछ ऐसे पेयजल का प्रयोग किए हुए थे कि एक दूसरे से मिलने में भय लगता था। हमारे गांव में उस पेयजल की कई दुकानें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ अपने गांव की बात नहीं करता, कई गांवों में ये चिंताजनक है। वो रंगों को तोड़ रहा है
और युवा वर्ग भटक रहा है, बुजुर्गों को चिंतित होना चाहिए। मैं आता हूँ अभी आपके पास। आपने साफ तौर से कहा बुजुर्गों को चिंतित होना चाहिए। जिस तरीके से आज रंगों का त्यौहार बदल गया है, हालांकि मैं अपने दर्शकों को भी याद दिला दूँ, कल रीवा में इसी तरीके को, इसी बात को लेकर एक ऐसी घटना हुई जिससे लेकर आपने सीधे सीधे पेय पदार्थ का नाम लिया, मैं उसका नाम ले रहा हूँ शराब। शराब आजकल एक त्योहारों पर एक ख़ास तरीके का ये माना जाता है कि इसके बगैर कोई त्यौहार नहीं मनेगा। मैं विवेक जी सीधे आपके पास आ रहा हूँ। आपने जैसा कि अभी लाल जी साफ तौर से ये कह रहे थे कि जो गांव में त्यौहार था वो सादगी गायब हो गई। उस सादगी का जिम्मेदार कौन?